हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माई सेल्फ जयश्री। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि रिवीजन मैराथन है, जिसमें हम सारे इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज जो भी है उनको कवर करने वाले हैं, एक तरह से लास्ट मिनट रिवीजन। ठीक है, तो स्टार्ट करते। देखो, इससे पहले अगर आपने सारे लेक्चर्स देख रखे हैं, जो पूरी प्ले लिस्ट है जिसमें आई थिंक 17-18 वीडियोज़ हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए ये रिवीजन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी के लिए जो भी फॉर्मूलाज है उनको। ओके, तो देखो, फर्स्ट टॉपिक इज़ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के अंदर फर्स्ट फार्मूला आता है कि जो रेट होती है रेडियो एक्टिविटी की, यानी नंबर ऑफ़ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइज जो डीके हो रहे हैं पर यूनिट टाइम, वो कैसे वेरी करते हैं। dN/dt इज़ प्रोपोर्शनल टू n। ओके, कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं हम लोग, अभी पूरा नहीं देखने वाले हैं। R इक्वल्स टू लैम्डा n निकल के आता है। ठीक है, R यहाँ पर क्या है, डीके रेट है। ओके, लैम्डा यहाँ पर क्या है, रेडियो एक्टिविटी डीके कांस्टेंट है, और n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ़ न्यूक्लियर डीकेज जो हो रहे हैं 1 सेकेंड के अंदर, वो इसको बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला इसका जो है वो है n इक्वल्स टू n नोट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लैम्डा टी। तो यहाँ पर n क्या है कि टी टाइम के बाद में कितने न्यूक्लियाई बच गए हैं जो डीके नहीं हो पाए हैं। ठीक है, ये क्या चीज़ बताता है, अनडिकेड न्यूक्लियाई। एक तरीके से अनडिकेड न्यूक्लियाई टी टाइम के ऊपर एट टाइम टी एन नोट टाइम टी इक्वल से 0 पर, यानी इनिशियली कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे वो लैम्डा डीके कांस्टेंट और टाइम हो गया टी। उसके बाद में नेक्स्ट फार्मूला आता है हाफ लाइफ टाइम के लिए, कि कितने टाइम बाद में जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है वो स्टार्टिंग यानी इनिशियल के आधे रह जाए, उसको हम हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं, जिसको हम टी हाफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, ln2 डिवाइडेड बाय लैम्डा डीके कांस्टेंट, यानी हम लोग बोल सकते हैं 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। ये हो गया है हाफ लाइफ। नेक्स्ट जो चीज़ हमको देखनी वो है मीन लाइफ टाइम। क्या होता है मीन लाइफ टाइम, तो वो टाइम जिसमें इनिशियल जितने भी एक्टिव न्यूक्लियस थे उनका 1/e टाइम्स बचा है। ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं, जैसे n क्या हो जाएगा, n क्या होता है, अनडिकेड, तो यहाँ पर क्या था n नॉट बाय हाफ, और यहाँ पर जब मीन लाइफ टाइम की बात करेंगे तो n क्या होता है, n नॉट डिवाइडेड बाय e होता है, यानी 1/e टाइम्स रह जाता है। तो उस चीज़ को हम लोग लिखेंगे तो ये होता है मीन लाइफ टाइम। कितना निकल के आता है, ये होता है 1/λ। ठीक है, अब अगर आपसे टी हाफ और टो के अंदर रिलेशन पूछते हैं तो क्या निकल के आएगा कि टी हाफ इक्वल्स टू ln2 मल्टीप्लाइड बाय टो। दिख रहा है यहाँ से 1/λ को टो रख दो। ओके, तो ये थे फॉर्मूलेज। इसके बाद और क्या क्या चीज़ें देखने की है, तो रेडियो एक्टिविटी के लिए उसके यूनिट जो होती है, मेजरमेंट यूनिट, वो क्या होती है, बैकरेल होती है। एक बैकरेल का मतलब 1 डीके 1 सेकेंड के अंदर। ठीक है, 1 बैकरेल मतलब 1 डीके इन 1 सेकेंड। ठीक है, अगर हम इसकी क्यूरी यूनिट की बात करें तो 1 क्यूरी क्या होता है, 3.7 इंटू 10⁻10 बैकरेल होता है। ठीक है, अब अगर आपको 1 ग्राम सैंपल में नंबर ऑफ़ एटम्स निकालना है तो n क्या होता है, Na डिवाइडेड बाय ए। Na क्या हो जाएगा, अवागाद्रो नंबर, और a क्या हो जाएगा, मास नंबर। ये चीज़ भी नोट कर लीजिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम काम आती है। एक तरीके से शॉर्ट नोट्स हम बोल सकते हैं इनको। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम सैंपल कैसे निकलेंगे, n इक्वल्स टू Na बाई ए। Na क्या, अवागाद्रो नंबर, यानी 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई ए। यहाँ पर क्या है, मास नंबर है। ठीक है, समझ में आ गया। और इसमें एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या कंसेप्ट चलता है कि मान लो कोई ए जो है वो न्यूक्लियाई है। ठीक है, डीके हो रहा है बी के अंदर, वो वापस डीके हो रहा है सी के अंदर। यहाँ पर कांस्टेंट लैम्डा है, यहाँ पर डीके कांस्टेंट क्या हो जाएगा, लैम्डा बी हो जाएगा। ठीक है, और सी फाइनली स्टेबल है, यानी अब वो डीके नहीं हो रहा है। तो हमसे पूछ सकते हैं कि किसी लेटर टाइम टी के ऊपर ए, बी और सी नंबर ऑफ़ एटम्स कितने होंगे। ठीक है, ए के कितने नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे, बी के कितने होंगे और सी के कितने होंगे। तो ए वाला जो इनिशियल वाला जो हमने कंसेप्ट लगाया है उसी से हम लोग लिख सकते हैं कि एन ए तो क्या हो जाएगा, एन नोट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लैम्डा ए टी। ठीक है, अब अगर हम लोग एन बी की बात करते हैं तो एन बी कितना हो जाएगा, एन नोट
लेमडा ए डिवाइडेड बाय लेमडा बी माइनस लेमडा ए, ओके, एक्सपोनेंशियल ऑफ पहले ए बाद में बी, यानी माइनस लेमडा ए टी माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लेमडा बी टी, ठीक है। ये हो गया है एन बी। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। फिर हम लोग एन सी की बात करते हैं। देखो एन सी कितना हो जाएगा, एन नोट 1 माइनस लेमडा बी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लेमडा ए टी डिवाइडेड बाय लेमडा बी माइनस लेमडा ए प्लस लेमडा ए एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लेमडा बी टी डिवाइडेड बाय लेमडा बी माइनस लेमडा ए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके। ये अगर आप क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करते हो ना तो उसके अंदर क्या टाइम कंज्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इतना टाइम अपने पास में होता नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको डायरेक्टली आंसर्स याद होने चाहिए, ओके। अब नेक्स्ट देखिए, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होती है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आर किस तरीके से दी जाती है, वो मास नंबर पे कैसे डिपेंड करती है। तो आर जो होती है ए की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब आर क्या हो जाएगा, आर नोट ए की पावर 1/3, ठीक है। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू 1/3 पावर ऑफ मास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी जो होती है न्यूक्लियस की, उसका क्या फॉर्मूला होता है, ई बी इक्वल्स टू, यानी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए इन एटॉमिक नंबर जेड इज डिफाइंड एज ई बी इक्वल्स टू जेड टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, एम एच जेड इंटू सी का स्क्वायर। यहाँ पर ये क्या है, देखो हमने हमारे पास में जेड प्रोटॉन्स है, उनका एक का मास एम पी है, तो टोटल प्रोटॉन मास कितना हो गया, जेड टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ऐसे ही हमने ये न्यूट्रॉन्स की वजह से टोटल मास हो गया, ये सारा प्रोटॉन का मास, ये सारा न्यूट्रॉन का मास, यानी न्यूक्लियर कंस्टिट्यूएंट्स, या फिर हम बोल सकते हैं टोटल न्यूक्लियॉन्स का मास ये हो गया। इसमें से हम लोग मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस कर देते हैं, तो ये जो होगा उसको हम मास डिफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, इंटू सी स्क्वायर। तो आ जाती है बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस की, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ये चीज़ क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस कंस्टिट्यूएंट्स, और ये चीज़ क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। ये हो गया। अब वैसे तो इस चीज़ से क्वेश्चन बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का आपको आइडिया होगा ही किस तरीके से वेरी करती है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इधर प्लॉट करो, इधर अगर हम लोग मास में प्लॉट करते हैं तो कर्व कुछ जिगजैग टाइप का आता है। फिर कम होता जाता है, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है यहाँ पे थोड़ा सही बना लेना इसको, है ना। ये कहाँ पर आता है, आयरन 56 के लिए आता है, जिसके लिए 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है। ये जो पीक आते हैं वो किस हिसाब से आते हैं, जो मैजिक नंबर वाले न्यूक्लियस होते हैं इसकी वजह से आता है, ठीक है। देयर इज जिगजैग इन द कर्व ड्यू टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इक्वल टू मैजिक नंबर। मैजिक नंबर कौन से, 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126, ओके। तो न्यूक्लियाई जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो मैजिक नंबर हो या फिर दोनों हो, उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम अगर हमसे पूछे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी होती है, तो आयरन की होती है, ठीक है। उसके बाद में वो डिक्रीज होती जाती है प्रोटॉन्स और पॉजिटिव चार्ज हम बोल सकते हैं उसमें रिपल्शन की वजह से, ओके। अब देखो न्यूक्लियर मास जो है उसको मेजर किस में किया जाता है, उसको मेजर किया जाता है AMU में, ओके। न्यूक्लियर मास is measured in AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो जो एक AMU होता है वो किसके बराबर होता है, मास ऑफ C12 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। इसकी वैल्यू निकल करके आती है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और कहीं पर ऐसा होता है कि हमको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाली टर्म्स के अंदर होना चाहिए होता है, तो 1 AMU किसके बराबर होता है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C स्क्वायर, ठीक है। तो ये AMU की वैल्यू आपने देख ली।
उसके बाद देखो, अगर हमको इक्वेशन दे देते हैं और बोलते हैं एनर्जी रिलीज निकालिए, तो एनर्जी रिलीज क्या होती है? फाइनल पार्टिकल जो है उनकी बाइंडिंग एनर्जी माइनस इनिशियल पार्टिकल की बाइंडिंग एनर्जी। एनर्जी रिलीज्ड इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फाइनल पार्टिकल्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इनिशियल पार्टिकल्स। अभी हम लोग लिक्विड ड्रॉप मॉडल की अगर बात करते हैं तो उसकी हेल्प से बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस की निकलती है, उसे हम सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला कहते हैं। वो कैसे निकलता है? देखो, जो हमारा सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला है उसमें क्या क्या टर्म्स आती हैं? वी एस कैप, इसका मतलब ई वी प्लस ई एस प्लस ई सी प्लस ई ए प्लस ई पी, ये है वॉल्यूम एनर्जी, ये है सरफेस एनर्जी, सरफेस बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। ये कुलाम्बिक एनर्जी है, ये एसिमेट्रिक एनर्जी और ये पेयरिंग एनर्जी। तो अभी हम लोग डायरेक्ट इसका फॉर्मूला देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है। जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी है सारी टर्म्स को मिला के ई बी इक्वल्स टू ए वी ए, ये साथ में इनके कोफिशिएंट आ जाएंगे सबके, ठीक है, माइनस ए एस ए की पावर 2/3 माइनस ए सी जेड जेड माइनस 1 डिवाइडेड बाय ए की पावर 1/3 माइनस ए एन माइनस जेड का होल स्क्वायर, या फिर आप इसको एन को अगर ए माइनस जेड लिखते हो तो ये टर्म बन जाएगी ए माइनस 2 जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए, ये 2 है ना, माइनस ए पी डिवाइडेड बाय ए की पावर 3/4। अगर आपको पूरा देखना है तो अभी तो टाइम कम है, आप लोग अपनी वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। न्यूक्लियर की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें ये वाला लेक्चर भी मिल जाएगा आपको, कैसे ये फॉर्मूला डिराइव किया जाता है। तो ये पूरी टर्म आ चुकी है। यहाँ पर देखो, जो ए पी है ना, ये कांस्टेंट ए पी, वो क्या होगा? -33.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, अगर एन और जेड जो है वो कैसे हैं? इवन है दोनों, ठीक है। अगर एक इवन है और एक ओड है, यानी कि अगर एन इवन है जेड ओड है, या फिर ऐसा कॉम्बिनेशन है कि एन जो है वो तो ओड है और जेड इवन है, तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन के अंदर ए पी की वैल्यू 0 होगी और ए पी की वैल्यू जो है वो प्लस में 33.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। कब? अगर एन और जेड जो है वो दोनों ही कैसे हैं? ओड है। आई बात समझ में? ए सी जो है उसकी वैल्यू जनरली 0.58 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। आपको पता है इस टाइप से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको मोस्ट स्टेबल आइसोबार वगैरह निकालने के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो डेल ए बी बाय डेल जेड को 0 करके हम लोग कैलकुलेशन करते हैं और उसको निकाल लेते हैं। साइड में लिख लो इसको भी, मोस्ट स्टेबल आइसोबार कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके लिए कि डेल ए बी बाय डेल जेड इक्वल्स टू 0 करते हैं और फिर आंसर निकाल लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं मिरर न्यूक्लियाई के बारे में, ठीक है। मिरर न्यूक्लियाई क्या होता है जो तो पता ही होगा। एक तो इनके लिए Z1 माइनस Z2 का जो डिफरेंस है उसका मोड लेते तो 1 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर एक का प्रोटॉन नंबर 4 है तो दूसरे का 5 होगा, एक का 10 है तो दूसरा 11 होगा, इस तरीके से, ठीक है। सेकंड क्या चीज़ होनी चाहिए कि यहाँ पे प्रोटॉन नंबर का डिफरेंस 1 होना चाहिए और जो मास नंबर है ना उनको सेम होना चाहिए, ठीक है। मास नंबर मस्ट बी सेम। तो इसका मतलब ऐसे केसेस में क्या होगा कि जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है वो इंटरचेंज होते हैं, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इंटरचेंज्ड इन मिरर न्यूक्लियाई, ठीक है। समझ में आ गया? ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग बात कर रहे हैं तो Z1 की वैल्यू अगर आप 5 लेते हो, Z2 की वैल्यू अगर आप 6 लेते हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि इंटरचेंज होंगे तो N1 कितना होगा 6 और N2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस टाइप के कॉम्बिनेशन। अब इससे क्वेश्चंस क्या क्या निकलते हैं। एक तो यहाँ पर देखो जो मास डिफेक्ट हम लोग बोलते हैं डेल्टा एम, मिरर न्यूक्लियाई के लिए बात कर रहे हैं सारी, ठीक है। डेल्टा एम किस तरीके से दिया जाएगा? मास ऑफ प्रोटॉन माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस ए सी डिवाइडेड बाय ए की पावर 1/3 सी स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस लिखना चाहें या फिर हम कोलम्बियन एनर्जी का डिफरेंस लिखना चाहें, एक ही बात होती है वो। बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस डेल्टा ई बी इक्वल्स टू
ए सी डिवाइडेड बाई ए की पावर 1/3 ए माइनस 1, यानी कि हम बोल सकते हैं ये वाली जो टर्म है ना वही है। अभी मास इफेक्ट वाले फॉर्मूला से हम समझ ही गए थे, ठीक है। और अगर कूलम्बियन एनर्जी का डिफरेंस बोलते हैं कि वो निकालो, तो वो भी यही चीज़ है, ए सी डिवाइडेड बाई ए की पावर 1/3 ए माइनस 1। ओके, तो ये मिरर न्यूक्लियस से रिलेटेड कंसेप्ट थे। सो आई होप ये चीज़ हेल्पफुल रही होगी। ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस मैं बना के डाल दूँगी रिवीजन के हिसाब से, ताकि फार्मूलाज जो है वो आसानी से क्विक रिवीजन हो सके आप लोगों का। ओके, बाकी अगर पुराने अपने वीडियोस पूरे देख रखे तो अच्छी बात है, रिवीजन में थोड़ी और हेल्प भी हो जाएगी। ठीक है, चलो बाय बाय। सो हम शेल मॉडल के बारे में देखने वाले हैं, उसका रिवीजन करेंगे। देखो, शेल मॉडल किस काम में आता है? मैजिक नंबर डिफाइन करने के लिए, स्पिन और पैरिटी जो होती है न्यूक्लियस की वो निकालने के लिए, और डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स जो होते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स जो होते हैं न्यूक्लियस के, इन चीज़ों की कैलकुलेशन के लिए शेल मॉडल काम में आता है। इसके अंदर हमको पता है कि न्यूक्लियस जो होते हैं न्यूक्लियस के वो ऑर्बिटल और स्पिन मोशन शो करते हैं, और इसकी वजह से न्यूक्लियर एनर्जी लेवल जो है वो दो पार्ट्स में टूट जाते हैं। ठीक है, और जो डिफरेंस होता है ये चीज़ ध्यान रखने की है, तो इसको लिख लो। देखो, आई थिंक इट्स क्वाइट विजिबल नाउ। यहाँ पर मान लेते हैं कि जो ऑर्बिटल मोमेंटम है वो एस है, ठीक है, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू एस है। तो क्या होगा कि इनके इंटरेक्शन की वजह से लेवल स्प्लिट हो जाएंगे दो लेवल के अंदर। एक तो जे इक्वल्स टू एल माइनस एस, और दूसरा क्या हो जाएगा जे इक्वल्स टू एल प्लस एस। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है डेल्टा ई, वो किस तरीके से दिया जाता है? 10 टाइम्स ऑफ 2l+1 e⁻⁻²/3। तो ये जो है इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल बन जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान रख लेना। ठीक है, कि जो स्प्लिटिंग होती है जे इक्वल्स टू एल प्लस एस और जे इक्वल्स टू एल माइनस एस के बीच में, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? वो प्रोपोर्शनल होती है 2l+1 के। ठीक है, अब देखो, एनर्जी लेवल डायग्राम जब हम बनाते हैं और मैजिक नंबर सेटिस्फाई वाली सब चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और यहाँ पर हम अगर लिखे टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, दैट कैन बी फिल्ड, तो n इक्वल्स टू 0 की हम बात करें तो वहाँ तक 2, n इक्वल्स टू 1 की बात करें तो 8, n इक्वल्स टू 2 की बात करें तो 20, n इक्वल्स टू 3 की बात करें तो 40। ठीक है, यहाँ पर जो शेल मॉडल होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो वो सेपरेटली फिल किए जाते हैं, और हमको जो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं कि जो हमारा अनपेयर्ड न्यूक्लियन है वो किस शेल के अंदर है, वो चीज़ निकालने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वो पूरा आप लोग डिटेल के अंदर तो उसमें देख लेना, अभी रिवीजन के अकॉर्डिंग से भी देख लो। SPPD SD FP FP GG DS। ठीक है, फिर यहाँ से इसके लिए हाफ और 3/2 होते, तो पहले 3/2 वाला आएगा, देन हाफ वाला आएगा। इसके लिए 3/2 और 5/2 होते हैं, तो पहले कौन सा आएगा? 5/2, और बाद वाला जो होगा वो 3/2। एस के अंदर सिर्फ हाफ होता है, हाफ कर दो। इस तरीके से आगे फिल करते जाना। जैसे इसके अंदर कितने भर सकते हैं अपन? तो 2 × हाफ + 1 2 भर सकते हैं। इसके अंदर 2 × 3/2 + 1 यानी 4 भर सकते हैं। तो इसके अंदर 2 न्यूक्लियन भर सकते हैं, इसके अंदर 4 भर सकते हैं। इस तरीके से आगे देखते जाना कि आपका जो है वो न्यूक्लियन वो किसके अंदर है। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे तो इसकी पूरी प्रैक्टिस होगी। ओके, अब देखो, स्पिन पैरिटी जो होती है न्यूक्लियस की हम शेल मॉडल से निकालते हैं, उसके अंदर जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों इवन होते हैं, ठीक है, तो स्पिन पैरिटी जेपी क्या होगी? 0+ होगी। ओके, अगर दोनों इवन है, बोथ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इवन, तो उस केस के अंदर स्पिन पैरिटी जेपी क्या होगी? 0+ होगी। अगर मान लो एक जो है वो ओड है और एक इवन है, तो उस केस के अंदर क्या होगा? जो अनपेयर्ड है ना, उसके थ्रू हम स्पिन पैरिटी देखेंगे। मान लो कि प्रोटॉन जो है वो क्या है? ओड है। ठीक है, तो उस केस के अंदर स्पिन कैसे दी जाएगी? प्रोटॉन के अकॉर्डिंग, और पैरिटी भी प्रोटॉन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर जेपी क्या है? एंगुलर मोमेंटम है लास्ट अनपेयर्ड प्रोटॉन का, और एलपी जो है वो क्या है यहाँ पर? और ये तो एंगुलर मोमेंटम टोटल हो गया, और ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो जाता है लास्ट अनपेयर्ड प्रोटॉन का। इस तरीके से अगर हम न्यूट्रॉन के लिए देखते हैं, यहाँ पे प्रोटॉन ओड था और न्यूट्रॉन इवन था, तो मतलब कि ये अनपेयर्ड हुआ ना, हमको सिर्फ अनपेयर्ड के अकॉर्डिंग देखना होता है। अगर यहाँ पर न्यूट्रॉन ओड है, प्रोटॉन इवन है, तो न्यूट्रॉन अनपेयर्ड होगा, इसकी वजह से दी जाएगी स्पिन Jn, और पैरिटी कैसे दी जाएगी? -1 की पावर ln से। ठीक है,
इसके बाद में हम लोग देखते हैं नॉर्डेम्स स्ट्रॉन्ग रूल क्या होता है, नॉर्डेम्स वीक रूल क्या होता है। ये कब अप्लाई होता है, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ओड हो। अगर दोनों इवन है तो 0 प्लस कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। प्रोटॉन ओड है, न्यूट्रॉन ओड है, तो ये उस जो अनपेयर्ड है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। देन हम देखते हैं कि जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों ही क्या हो, ओड हो, ठीक है। उस केस के अंदर क्या होगा, पहला जो आता है वो होता है नॉर्डेम्स स्ट्रॉन्ग रूल। ये क्या होता है, देखो अगर मान लो Jp प्लस Jn, क्योंकि हमको दोनों का इसमें इंक्लूड करना होगा क्योंकि दोनों ओड है, दोनों अनपेयर्ड है, तो Jp प्लस Jn माइनस Lp प्लस Ln, इसी कैलकुलेशन करो। अगर वो चीज़ आपकी 0 निकल के आ रही है तो उस केस के अंदर हम लोग बोल देंगे कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम J है वो किस तरीके से दिया जाएगा, Jp माइनस Jn से, ठीक है। पैरिटी जो है वो कैसे दी जाएगी, -1 की पावर Ln प्लस Lp से। ये हो गया स्ट्रॉन्ग रूल। वीक रूल क्या होता है, अगर आप ये चीज़ कैलकुलेट करते हो, कौन सी चीज़, Jp प्लस Jn माइनस Lp प्लस Ln, कितना होता है, +-1, ठीक है। अगर वो +-1 निकल के आ जाता है तो उस केस के अंदर J की वैल्यू क्या हो सकती है, Jp माइनस Jn का मोड भी हो सकती है, या फिर Jp प्लस Jn का मोड भी हो सकती है। दोनों केसेस पॉसिबल है, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, ठीक है। और पैरिटी किस तरीके से दी जाएगी, सेम टोटल -1 की पावर Ln प्लस Lp से दी जाएगी, ओके। इसके बाद देखो हम लोग नेक्स्ट चीज़ जो देखने वाले वो है, ये तो हमने देख लिया है कि यहाँ से J और P स्पिन और पैरिटी कैसे निकाली जाती है, इनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होता है न्यूक्लियस का, वो किस तरीके से दिया जाता है। तो देखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ न्यूक्लियाई, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, ये म्यू से डिनोट करते हैं, कैसे दिया जाएगा, Gj म्यू एन, म्यू इक्वल्स टू Gj म्यू एन। यहाँ पर देखो म्यू एन क्या है, जैसे वहाँ पर बोर मैग्नेटोन होता है ना एटॉमिक में, यहाँ पर ये न्यूक्लियर बोर मैग्नेटोन है, न्यूक्लियर बोर मैग्नेटोन। इसकी वैल्यू कितनी होती है वो भी याद होनी चाहिए आपको, 5.0508, इतना तो याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ 5.05 इतना ही याद रख लेना, इंटू 10⁻⁻27 जूल पर टेस्ला। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, EH×2m p। वहाँ पर जो सिंपल बॉल मैग्नेटोन उसमें क्या होता है, EH×2m इलेक्ट्रॉन का मास आता है, यहाँ पर प्रोटॉन का मास आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर J तो क्या है, स्पिन है न्यूक्लियस की, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो Gj है न्यूक्लियर एनर्जी फैक्टर है, वो किस तरीके से दिया जाता है वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। ये दिया जाएगा Gj इक्वल्स टू GL प्लस माइनस GS माइनस GL डिवाइडेड बाय 2L+1। याद कर लेना एकदम इस फॉर्मूले को, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव साइन है और नेगेटिव भी है, तो पॉजिटिव कब आता है, नेगेटिव कब आता है ना। पॉजिटिव देखो कब आता है, इफ़ J इक्वल्स टू L प्लस S, तो आप पॉजिटिव साइन यूज में लोगे, नेगेटिव साइन का भी यूज में लोगे अगर J कैसे बन रहा हो, L माइनस S से बन रहा हो, ठीक है। तो L और S को देख के आप देख लेना कि J जो है ना वो किस फॉर्म में बन रहा है, अगर वो इससे बन रहा है तो पॉजिटिव, अगर वो इससे बन रहा है तो नेगेटिव। अब देखो अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं उसके लिए Gl कितना होता है 1, Gs कितना होता है उसके लिए 5.586, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की, उसके लिए Gl कितना होता है 0 होता है, और Gs उसका नेगेटिव होता है कितना, -3.826, ओके। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको Gj की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। Gl Gs है वो आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन सबसे देख के आप लोग कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू यहाँ पर रख सकते हो। इस डेटा से आप ये चीज़ कैलकुलेट करोगे, फिर इसको आप लोग यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होता है न्यूक्लियस का वो निकालने के लिए यूज़ करोगे। मैं फिर से बता रही हूँ, अगर आपने पूरे लॉन्ग वीडियोस देखे हैं तभी आपको ये क्लियर समझ में आएगा, बाकी आपको समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है।
तो अगर वो देख रखा है तो रिवीजन के रूप में ये बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने कर ली है। इसके बाद में अभी हम क्या देख लेते हैं, इलेक्ट्रिकल क्वाड्रपल मोमेंट ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, उस टॉपिक को देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल क्वाड्रपल मोमेंट ऑफ न्यूक्लियाई। इसके अंदर देखो हमने पढ़ा था कि शेप जो होता है वो किस तरीके का, वो बात करते हैं। अगर क्यू की वैल्यू 0 है, इलेक्ट्रिकल क्वाड्रपल मोमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। अगर क्यू की वैल्यू 0 है तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, स्फेरिकल शेप होगा। अगर स्फेरिकल शेप बन रहा है इसका मतलब क्या होगा, क्यू इक्वल्स टू 0, तो वो हम बोलेंगे कि स्फेरिकल चार्ज, स्फेरिकल शेप ऑफ चार्ज। ठीक है, अगर मान लो वो इस तरीके से हैं, ठीक है, तो इस एक्सिस की तरफ वो इस टाइप का, और ये हमको दिख रहा है किस टाइप का, क्यू यहाँ पे ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोलेट शेप ऑफ चार्ज। ठीक है, और अगर ये इस तरीके का हो जाए, राइट, एक्सिस वगैरह छोड़ो, अभी इस टाइप का हो जाए तो क्यू लेस देन 0, तो ये ऑब्लेट शेप हो जाती है। तो अगर शेप के लिए आप क्या है तो क्यू इक्वल टू 0 में स्फेरिकल इस टाइप का है लंबा सा, तो प्रोलेट, और ऐसे आर डी के अंदर हो रखा है तो क्यू लेस देन 0 यानी क्यू नेगेटिव है और वो ऑब्लेट शेप बना रहा है। अगर हम इवन न्यूक्लियाई की बात कर लें, इवन न्यूक्लियाई, प्रोटॉन भी इवन, न्यूट्रॉन भी इवन, तो उसके इसके अंदर क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल क्वाड्रपल मोमेंट क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वो स्फेरिकल शेप हो जाएगा। और अगर हम माने ऐसे न्यूक्लियाई जिनका एंगुलर मोमेंटम या स्पिन जो है वो जे है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल क्वाड्रपल मोमेंट कैसे निकालेंगे। मान लो आपको एग्जाम के अंदर जे की वैल्यू दे दी, आपसे बोला क्यू, कैसे कैलकुलेट करोगे, ट्वाइस ऑफ जे माइनस 1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ जे प्लस 1, ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर। यहाँ पर जो एवरेज वैल्यू आर स्क्वायर की उसका खुद का भी फॉर्मूला होता है, क्या होगा, 3 बाय, ये एवरेज वाला साइन है ना, 3/5 आर का स्क्वायर। आर रेडियस न्यूक्लियस की कैसे दी जाती है, आर इक्वल्स टू आर नोट ए की पावर 1/3। तो बेसिकली आपको ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखना है। ठीक है, एक तरीके से फॉर्मूला रिवीजन ही कर रहे हैं हम लोग। तो क्वाड्रपल मोमेंट निकालने के लिए जैसे जो फॉर्मूला है ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर जो शेल मॉडल है उससे रिलेटेड जो तीनों कंसेप्ट्स हैं वो हम देख चुके हैं। अभी थोड़ा सा कलेक्टिव मॉडल को देख लो। देखो, जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है वो क्या करता है, इट अकाउंट्स फॉर द कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियस। अगर शेल मॉडल की बात करें तो हमने बोला था कि इंडिपेंडेंटली फिल किए जाते हैं, तो वो इंडिविजुअल बिहेवियर दिखाता है न्यूक्लियस का। अब जब हम कलेक्टिव मॉडल की बात कर रहे हैं, लिख दो यहाँ पर एक बार कलेक्टिव मॉडल। तो ये क्या है, एक तरीके से कॉम्बिनेशन होता है इन दोनों का, किन दोनों का, जो अभी तक हमने पढ़ा है, कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल प्लस शेल मॉडल। ओके, इसके अंदर अगर हम ई टोटल लिखना चाहें, उसके अंदर रोटेशनल वाली एनर्जी भी आएगी, वाइब्रेशनल वाली भी आएगी, और न्यूक्लियोनिक एनर्जी, न्यूक्लियस की वजह से जो एनर्जी एक तरीके से हम बोल सकते हैं वो भी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ई रोटेशनल किस तरीके से दिया जाता है, देखो, ई रोटेशनल इक्वल्स टू एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन का 2i जे प्लस 1 एटॉमिक के अंदर पढ़ा ही है ये तो। ठीक है, यहाँ पर जे जो है उसकी ओनली इवन वैल्यूज हो सकती है विथ इवन पैरिटी, ये चीज़ नोट करने की है। यहाँ पर जब हम बात करें कलेक्टिव मॉडल में, तो जे कैन हैव ओनली इवन वैल्यूज विथ इवन पैरिटी, यानी एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जे क्या हो सकता है, 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, एंड इवन पैरिटी। इवन पैरिटी मतलब क्या, पैरिटी क्या होगी, +1 हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर देखो, जब जो डिफॉर्मेशन होता है न्यूक्लियस का, जो लूजली बाउंड न्यूक्लियस होते हैं उनकी वजह से, तो पहले तो कैसा होगा, स्फेरिकल शेप होगा। ठीक है, देन डिफॉर्मेशन जो होगा किस वजह से, ड्यू टू मोशन ऑफ, यार इतना लिख लेना आप लोग, या तो डिफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस ड्यू टू मोशन ऑफ लूजली बाउंड न्यूक्लियस। ये सब जो फुल वीडियोज है ना उसके अंदर अच्छे से पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, इलिप्सॉइडल शेप इसकी बन जाएगी। ओके, अब सिंस इन द केस ऑफ इलिप्सॉइडल न्यूक्लियस डिफॉर्मेशन इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस,
सो जे इज रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली इवन वैल्यूज विथ इवन पेरिटी। ठीक है, ये जो लॉजिक है वो इसका जो है ना इवन वैल्यूज विथ इवन पेरिटी, उसका लॉजिक यहाँ पर होता है कि जो डिफॉर्मेशन होता है न्यूक्लियस का लूजली बाउंड न्यूक्लियस के मोशन की वजह से, ठीक है, न्यूक्लियस का डिफॉर्मेशन, तो उसकी वजह से हम लोग बोलेंगे कि क्योंकि इलिप्सॉइडल न्यूक्लियस के केस में जो डिफॉर्मेशन होता है वो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है, इस वजह से सिर्फ इवन वैल्यूज ही उसकी लाई करती है। ठीक है, इसके बाद में हमको पढ़ना है न्यूक्लियर डीकेज वगैरह। ठीक है, यहाँ पर लिक्विड ड्रॉप मॉडल, शेल मॉडल जो है कलेक्टिव मॉडल का तो थोड़ा ही था, और बाकी जो भी फॉर्मूले जिनके बीच में आए थे, जो रेडियो एक्टिविटी के फॉर्मूले थे, वो सारे काफ़ी पार्ट कवर हो चुका है। ठीक है, अब एक साथ इतना नहीं करेंगे, जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर बचे हुए का रिवीजन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल है लास्ट मिनट रिवीजन के हिसाब से। ओके, थैंक यू, बाय बाय।